स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिमांड का पूरा रैप अप किया है, ठीक है। हमने डिमांड के इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या होती है डिमांड ये पढ़ा है। अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो आपका है चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 2। ये चैप्टर है बेटा किस बारे में? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे पहले चैप्टर का नाम से समझते हैं कि ये चैप्टर का नाम में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्यों बोला है। बेसिकली यहाँ पे जो मेरा कंज्यूमर होगा वो अपने परचेजिंग डिसीजन ले रहा होगा। क्या कर रहा होगा? जब कोई भी कंज्यूमर अपना परचेजिंग डिसीजन लेता है तो वो किस चीज़ को समझ रहा है, किस चीज़ को देख रहा है और किस बेसिस पे वो डील फाइनल कर रहा है कि हाँ मैं इस प्रोडक्ट के लिए इतना प्राइस पे करने को अब रेडी हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट में जब कंज्यूमर अपना परचेजिंग डिसीजन ले रहा है उसका बिहेवियर किस तरीके का है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अभी जब मैंने आपको डिमांड पढ़ाया था तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वांट्स का, राइट। हमने वांट्स को समझा है। वांट्स के अलावा एक होता है नीड। नीड आपकी ज़रूरतें हैं, वांट्स आपकी चाहत है कि आपको ये चीज़ें चाहिए। कोई भी वांट डिमांड कब बन रही थी? जब उसमें एबिलिटी टू पे था और विलिंगनेस टू स्पेंड था, ठीक है। दोनों चीज़ें थी तब कोई वांट क्या बनी थी? आपकी डिमांड बनी थी। तो मैंने वांट का और नीड का तो मुझे रेफरेंस नहीं है। क्यों नीड का रेफरेंस नहीं है? क्योंकि मुझे अब जब भी कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ना है तो मुझे उसकी वांट्स को पढ़ना है, क्योंकि अगर सिर्फ ज़रूरतें पूरी करनी होती तो कभी भी रिसोर्सेज स्कैर्स नहीं होते। हमको हमारी अनलिमिटेड डिज़ायर्स को पूरा करना है, इसीलिए रिसोर्सेज क्या है? स्कैर्स है। तो हम जब भी यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं किसका? वांट्स का। आइडियली वांट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी। पहला था आपकी नेसेसरीज, फिर थे आपके कंफर्ट्स और फिर था आपका लग्जरीज। जब भी हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो हमें पता चला कि ये जो कॉन्सेप्ट है कैसा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये हर कंज्यूमर के लिए अलग अलग होगा। मेरे लिए कार होना इज कंफर्ट, बट किसी के लिए कार होना इज लग्जरी। तो जो अगर कोई रिच इंसान है उसके लिए कार होना इज लग्जरी। आज अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, अडानीज हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जो हमारे बड़े रिच सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी है, उनके लिए शायद लग्जरी कार खरीदना एक कंफर्ट होगा, बट हमारे लिए वो एक लग्जरी है। जब भी हम किसी भी चीज़ को नेसेसरी, कंफर्ट या लग्जरी में डिवाइड कर रहे हैं तो हम डिवाइड कर रहे हैं हमारी इनकम कैसी है, हम किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। फिर बात आती है यूटिलिटी की। यूटिलिटी क्या है? इस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने एक रिसोर्स खरीदा, रिसोर्स लिया, यूज़ किया। उस रिसोर्स से मेरी जो भी वांट थी वो कुछ पूरी हो गई। तो एक प्रोडक्ट की वांट सेटिस्फाइंग पावर को क्या कहते हैं? यूटिलिटी। तो वांट सेटिस्फाइंग अब क्योंकि वांट सब्जेक्टिव है तो जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होगी वो भी क्या होगी? सब्जेक्टिव। रीजन बीइंग कि हो सकता है मुझे एप्पल जूस पसंद है तो मुझे उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो वो मेरे लिए ज़्यादा यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। किसी को पाइनएप्पल जूस पसंद है तो उसको उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो ज़्यादा यूटिलिटी क्रिएट हो रही है। तो ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं तो एक और वर्ड आता है, दैट इज यूजफुलनेस। यूजफुलनेस और यूटिलिटी दोनों ही अलग अलग वर्ड्स हैं। इंग्लिश में वोकैबुलरी जब हम पढ़ते हैं तो ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, बट इकोनॉमिक्स में ये दोनों क्या हैं बेटा? अलग अलग वर्ड्स हैं। अलग अलग वर्ड्स हैं मतलब
यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है एंड इट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। और यूजफुलनेस मतलब वो सामान मेरे लिए यूजफुल है या नहीं है। हो सकता है कि किसी चीज से मुझे यूटिलिटी मिलती हो बट वो यूजफुल ना हो। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, अल्कोहल से यूटिलिटी मिलता है अल्कोहलिक्स को, राइट, बट क्या वो यूजफुल है क्या? नहीं। ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स, बचपन में मम्मा बोलती थी ना हरी सब्जियां खाओ, क्या यूजफुल थी हमारी बॉडी के लिए? यस, बट क्या खुशी होती थी खाते हुए? नहीं। तो एक चीज यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकती है बट हो सकता है वो यूजफुल ना हो। कुछ चीजें जो एक्चुअली यूजफुल है हो सकता है मुझसे बिल्कुल भी यूटिलिटी ना मिले। तुमने देखा है कि बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती है, नेचुरल रेमेडीज जो होती हैं, या जब कोविड हो जाता था या जुकाम हो जाता है तो काढ़ा बनता है, एक्चुअली यूजफुल है। बट जब आराम से खुशी खुशी भी होते हो कि नहीं नहीं खुश खुश हो के नहीं यार मम्मी आज तो मन कर रहा है काढ़ा बनाओ, कभी हुआ है? नहीं ना। तो उससे हमें यूटिलिटी नहीं मिल रहा है। तो कोई प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि आप यूटिलिटी मिल रही है तो वो यूज़फुल हो और यूज़फुल है तो यूटिलिटी मिले। जब हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर की तो हम किसको पढ़ रहे हैं? यूटिलिटी को। क्योंकि कोई सामान का कंज्यूमर डिसीजन क्या ले रहा है? परचेजिंग डिसीजन। वो चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी, या आप किसके बेसिस पे डिसाइड करोगे वो चीज़ यूज़फुल है, वो चीज़ यूटिलिटी देगी? यूटिलिटी। पिज्ज़ा पास्ता बर्गर खरीदते हैं खाते हैं, क्यों? क्योंकि यूटिलिटी मिलती है, बॉडी के लिए अच्छी है? नहीं। तो परचेजिंग डिसीजन हमेशा किस पे हो रहा है बेटा? यूटिलिटी पे बेस्ड है। जब हम यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो यूटिलिटी भी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है और कंज्यूमर का बिहेवियर समझने के लिए आप यूटिलिटी को पढ़ते हो। यूटिलिटी में दो पार्ट्स हैं, एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन और एक आपका होता है एक्चुअल सेटिस्फैक्शन। जब मैं यूटिलिटी को पढ़ रही हूँ तो मुझे एक्चुअल सेटिस्फैक्शन से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है? एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन से। बच्चों ने जिद की उन्हें कैंडीज जाके खरीदनी है शॉप से, कैंडीज उनके लिए हो सकता है यूजफुल नहीं हो बट उनको उससे खाकर खुशी मिल रही है। जब उन्होंने जिद कर ली कि नहीं नहीं बहुत खाना ही है, चाहिए ही चाहिए, खाया, अच्छा नहीं लगा, छोड़ दिया। तो वो परचेजिंग डिसीजन क्यों किया था? क्योंकि उनको लग रहा था कि हमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जो सेटिस्फैक्शन एंटिसिपेटेड को अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एक्सपेक्टेड। मूवी देखने गए, सोचा था मूवी बहुत अच्छी होगी तभी तो टिकट खरीदा, बट एक्चुअली मूवी अच्छी नहीं निकली, तो खर्च तो कर दिया, परचेज डिसीजन तो ले लिया। तो कंज्यूमर बिहेवियर में हम यूटिलिटी पढ़ते हैं और यूटिलिटी में भी क्या पढ़ते हैं? एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन पढ़ते हैं। इतना बात का क्लैरिटी है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? जब हम यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हमारी यूटिलिटी में अलग अलग फीचर्स हैं, ठीक है। अब यूटिलिटी के फीचर्स क्या कहते हैं कि जो यूटिलिटी कैसा कॉन्सेप्ट है? सब्जेक्टिव, राइट। दूसरा कहा गया कि यूटिलिटी डिफर्स विथ टाइम। एक टाइम पे वो चीज़ अच्छी है, यूटिलिटी मिल रही है, वही दूसरे टाइम पे वो चीज़ अच्छी नहीं है, यूटिलिटी नहीं मिल रही। अभी बोलते कोई स्वेटर पहन के बैठो, यूटिलिटी मिलेगी? बैठ जाओगे? अगर अभी धूप में स्वेटर पहन के देखा है किसी को घूमते हुए? नहीं, यूटिलिटी नहीं मिल रहा है। तो मतलब टाइम क्योंकि नहीं है उसका। वहीं सर्दियों में बोलेंगे टी शर्ट पहन के घूमो, स्वेटर की यूटिलिटी है उस टाइम पे। तो अलग अलग टाइम पे यूटिलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू
ऑल्सो इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि हर इंसान का यूटिलिटी, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया एप्पल जूस और पाइनएप्पल जूस का, फिर प्लेस टू प्लेस का एग्जाम्पल, पहाड़ों में ठंड में सर्दियों में गरम गरम चाय पियो, उससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो अलग होगी। राजस्थान की भरी गर्मी में 4 बजे तुम चाय पियो, उसकी यूटिलिटी अलग होगी। बट कोई लोग हैं जो चाय के बिना नहीं रह पाते, पीते हैं ना भरी गर्मी में भी चाय, तो पर्सन टू पर्सन डिफर कर रही है, प्लस प्लेस टू प्लेस भी डिफर कर रही है। उसी एक कप चाय का जो मज़ा सर्दियों में पहाड़ों में आएगा, वो उस चाय का मज़ा यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब क्या मैगी की बात कर लेते हैं यार, मैगी का जो यूटिलिटी है, पहाड़ों की मैगी की बात अलग होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, जब भी यूटिलिटी बोला गया कि आप कंज्यूमर का बिहेवियर को समझ रहे हो, तो उस बिहेवियर को समझने के लिए आपको मेजर करना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि आप कैसे डिसाइड करोगे कि परचेज डिसीजन ले या नहीं ले। तो इसने कहा जब भी हम यूटिलिटी पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि इट्स अ मेजरेबल कॉन्सेप्ट, आप इसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए 2 लोग आए, यूटिलिटी को मेजर करने के लिए 2 लोग आए और उन्होंने कहा यूटिलिटी को तो मेजर करो, बट मैं अलग तरीके से करूँगा, क्योंकि मार्शल ने बोला, एल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने कहा यूटिलिटी कैसा मेजरमेंट है, कार्डिनल। कैसा मेजरमेंट है, कार्डिनल। मतलब आप कैसा मेजरमेंट है, कार्डिनल। मतलब कार्डिनल क्या होता है, आप यूटिलिटी को 1 2 3 4 करके मेजर कर सकते हो, दैट इज नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। लेकिन जब हिग्स और एलन आए तो उन्होंने कहा नहीं, यूटिलिटी कार्डिनल मेजरमेंट नहीं है, आप मेजर करो, बट ये एक ऑर्डिनल मेजरमेंट है। ऑर्डिनल मेजर मतलब आप इसमें रैंक्स दे रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कह सकती मुझे एप्पल से 2 यूटिलिटी मिली है और ऑरेंज से 3, पर मैं ये बता सकती हूँ मुझे एप्पल ज़्यादा पसंद है ऑरेंजेस के कंपैरिजन में, मुझे बर्गर ज़्यादा पसंद है पिज्ज़ा के कंपैरिजन में, बट मैं ये नहीं बोल सकती क्वांटिटी 2 3 4 में नंबर्स अलॉट नहीं कर सकती। तो प्रैक्टिकली ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा एप्लीकेबल है, ये इतना एप्लीकेबल नहीं है, बट ये डेरिवेशन यहीं से आया है यूटिलिटी को। अब जब बोला गया कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो, तो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट थी उसे कहा गया यूटिल्स। क्या कहा गया बेटा, यूटिल्स। अब यूटिल्स को जब भी आप मेजर करोगे, आप किसी चीज़ को मेजर करते हो तो कुछ क्वांटिटी चाहिए कंपैरिजन के लिए। तो इन्होंने जब यूटिलिटी को मेजर किया यूटिल्स में, तो इन्होंने किससे बात किया, मनी से रिलेटेड बात किया। मनी से रिलेटेड बात करने का मतलब है कि अगर मैं आज 1 रुपये खर्च करती हूँ तो मुझे उससे 1 यूटिलिटी मिल रही है, जब मैं 2 रुपये खर्च कर रही हूँ तो मुझे उससे मिलने वाली यूटिलिटी 2 है। आप एक कमोडिटी पे कितना खर्चा कर रहे हो वही आपकी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट हम मान के चलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, आपकी एक्चुअल गेन यूटिलिटी के बराबर है। अगर बोल रखा है कि आपको 1 रुपये खर्च करने पे 2 यूटिल्स मिलती है, क्वेश्चन में मेंशन है अगर, तो फिर आप जब 2 रुपये खर्च करोगे कितनी यूटिल्स मिलेगी, 4। ठीक है, डिपेंड्स करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है। जब ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अब हम कर्व्स पढ़ने वाले हैं। अब एक्चुअली कर्व्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे कर्व्स के बिहेवियर अलग अलग हैं। ठीक है, कर्व्स के बिहेवियर अलग अलग होने का मतलब क्या है, अभी तक आपने सिर्फ एक कर्व देखा था, दैट इज योर डिमांड कर्व। रिलेशन इज, गलत बना दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने पहली लाइन बाहर और आगे निकाल दी तो वो गलत कर्व था, क्योंकि डिमांड क्या है कि अगर x कमोडिटी और y कमोडिटी है, जब मैं x 0 खरीद y 0 खरीद रही हूँ तो मैं x मैक्सिमम खरीद रही हूँ, मैं अगर x 0 खरीद रही हूँ तो मैं y मैक्सिमम खरीद रही हूँ। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कैसे आए हैं, ये डिमांड का कॉन्सेप्ट कहता था कि प्राइजेस बढ़ेंगे तो कंज्यूमर कम प्रोडक्ट खरीदेगा। क्यों, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि प्रोडक्ट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो जाती है।
तो वो इंक्रीज इन प्राइस को डिक्रीज इन यूटिलिटी से कॉम्पनसेट कर देता था, राइट। अब जो हम मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहे थे वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आपकी जो यूटिलिटी है बेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज TU एंड MU। TU इज योर टोटल यूटिलिटी, MU इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। इन यूटिलिटी का बिहेवियर कर्व पे डिपेंड करेगा, बट पूरी इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए आप जब कर्व का कॉन्सेप्ट समझते हो, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कर्व से रिलेटेड, ध्यान रखना है हमेशा कोई भी कर्व बनेगा तो यही बिहेवियर आएगा। ये कर्व का रिलेशन आपको हर कर्व को डिराइव करने में हेल्प करेगा। आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा कि कब कर्व कॉन्वेक्स है कब कर्व कॉनकेव है, ठीक है। समझते हैं क्या हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना जब भी हम स्लोप पढ़ते हैं, स्लोप का मतलब क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। x क्या है मेरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। प्राइस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। प्राइस कैसे फैक्टर है, इंडिपेंडेंट, और उसी प्रोडक्ट की डिमांड इज डिपेंडेंट। तो दिस इज y, दैट इज चेंज इन x अपॉन चेंज इन y। मेरा प्राइस चेंज होगा तो मेरी क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा उसको मैं स्लोप के थ्रू पढ़ती हूँ, समझ आ गया। अगर मैंने यहाँ y लिखा, यहाँ x लिखा, यहाँ पे हमेशा कौन सा वेरिएबल शो होता है, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, बताओ। सोच लो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी रिप्रेजेंट, क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट। तो यहाँ क्या शो करते हैं, डिपेंडेंट, और यहाँ क्या शो करते हैं, तो यहाँ कर्व में तो आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ आता है डिपेंडेंट। जब कर्व में तो डायरेक्ट क्वांटिटी और प्राइस है, ऐसा कुछ है, लेकिन जब मैं स्लोप पढ़ती हूँ तो मैं क्या पढ़ती हूँ, चेंज को पढ़ती हूँ कि मेरी एक क्वांटिटी जब दूसरे पे गई तो कितना चेंज आया, तो चेंज को पढ़ती हूँ तो रेसिप्रोकल हो जाता है और इवेंचुअली क्या मिलती है इक्वेशन, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। क्या याद रखना है, व्हाट इज स्लोप, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन डिपेंडेंट वेरिएबल। चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट अपॉन चेंज इन योर, क्लैरिटी है इतना बात का। जब हमें किसी भी चीज का स्लोप पता है, कोई भी कर्व हो इकोनॉमिक्स में, आज ही नहीं आगे भी हर कर्व आप डिराइव कर सकते हो। समझते हैं कैसे, जब आपके दोनों वेरिएबल्स में रिलेशन डायरेक्ट है तो आपका कर्व कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग, दैट इज पॉजिटिव। जब भी रिलेशन क्या होगा, रिलेशन कैसा होगा, डायरेक्ट होगा। जब भी रिलेशन डायरेक्ट होगा आपका कर्व बनेगा पॉजिटिव। जब भी रिलेशन इनडायरेक्ट होगा आपका कर्व बनेगा, आपका कर्व बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। जब भी दोनों वेरिएबल्स में रिलेशन डायरेक्ट है या पॉजिटिव रिलेशन है, मेरा कर्व बनता है अपवर्ड स्लोपिंग। जब भी दोनों वेरिएबल्स में रिलेशन इनडायरेक्ट है या नेगेटिव है, एक के बढ़ने पे दूसरा कम होता है या दूसरे के बढ़ने पे ये कम होता है, तो कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब जब भी कोई कर्व आए इकोनॉमिक्स में, कोई भी कर्व ऊपर की तरफ जाएगा पॉजिटिव रिलेशन, नीचे की तरफ आएगा तो नेगेटिव। इतना समझ आ गया। अब हो सकता है आपका कर्व पॉजिटिवली रिलेटेड हो, मतलब क्वांटिटी के चेंज होने पर प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी में कुछ चेंज आता है। कैसा रिलेशन, इनडायरेक्ट, नेगेटिव। अगर मैं सब्स्टिट्यूट्स की बात करूं, प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स बढ़ती है, कैसा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। अब मान लो प्राइस में चेंज आ रहा है और जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, जब भी स्लोप की बात होती है, ये कर्व जो मुझे बताता है नेगेटिव या डाउनवर्ड या अपवर्ड स्लोपिंग, ये सिर्फ मुझे बताता है वेरिएबल्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मेरा जो स्लोप है उसका डायरेक्शन क्या है। अगर मेरा स्लोप पॉजिटिव है तब तो ये यही होगा, अगर मेरा स्लोप नेगेटिव है तो मैं क्या ऐड कर देती हूँ, माइनस साइन। क्लैरिटी है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव रिलेशन, तो इन दोनों वेरिएबल्स में जो रिलेशन है वो कैसा है,
नेगेटिव। माइनस साइन क्या डिनोट करता है? नेगेटिव रिलेशन। अब हो क्या रहा है, हो सकता है आपके क्वांटिटी में 10 यूनिट्स का चेंज आया, लेकिन आपके प्राइस में 12 यूनिट्स का चेंज आया, ठीक है। अब कर्व को हम डायरेक्शन के अलावा ये भी बताएंगे कर्व का शेप कैसा है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। जब भी मेरा स्लोप इंक्रीजिंग होगा, कैसा होगा बेटा? इंक्रीजिंग होगा, तब मेरा कर्व कैसा बनेगा? कॉनकेव। क्या केव बन रही है तो कॉनकेव। जब भी मेरा स्लोप पॉजिटिव है और कॉनकेव है तो मेरा स्लोप क्या जाएगा? इस तरह से जाएगा, दैट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। क्लैरिटी है? जब भी स्लोप इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा मतलब स्लोप का क्या कहता है, क्या होता है इंक्रीजिंग स्लोप मतलब? कोई बता सकता है कि मेरे प्राइस में थोड़ा सा चेंज आ रहा है लेकिन मेरी क्वांटिटी में चेंज बहुत ज्यादा है, तो मेरा स्लोप कैसा हो गया? कॉनकेव। कैसा हो गया? कॉनकेव। जब मेरे प्राइस में चेंज थोड़ा सा है लेकिन उससे भी कम चेंज आ रहा है मेरी क्वांटिटी में, मेरा स्लोप क्या हो गया? डिक्रीजिंग, दैट इज कॉन्वेक्स। तब मेरा कर्व कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स। जब भी मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल फॉल हो रहा है, मतलब प्राइस में जो भी चेंज आया उससे भी कम चेंज आ रहा था मेरी क्वांटिटी में, तो मेरा कर्व क्या बना? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और यहाँ पे जब कॉन्वेक्स अगर पॉजिटिव में बनेगा तो कैसा बनेगा? तो कर्व कैसा होगा? कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये पूरे कर्व को अच्छे से समझ लेना, आगे के जो 4-5 चैप्टर में कर्व हैं वो सब इसी पे बेस्ड है। देखो, ये पॉजिटिव होना बताता है डायरेक्शन की वेरिएबल्स में रिलेशन डायरेक्ट है, नेगेटिव होना बताता है वेरिएबल्स में रिलेशन इनडायरेक्ट है, एक के बढ़ने पे दूसरा कम होता है। जब कॉनकेव होगा तो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल थोड़ा सा चेंज होता है पर मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत चेंज हो जाता है, तो कैसा बनेगा? कॉनकेव। कॉनकेव, ठीक है, केव बन रही है। अब क्या लिखते हैं? कॉनकेव टू द ओरिजिन, मतलब केव के ओरिजिन, केव के अंदर है, ठीक है। जब मैं कॉन्वेक्स बोल रही हूं तो मतलब प्राइस अगर 10 से चेंज हो रहा है तो मेरी क्वांटिटी 8 से ही हो रही है, कि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज ज्यादा आ रहा है पर मेरे डिपेंडेंट में इतना चेंज नहीं आ रहा, तो इसे क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब वेरिएबल्स में रिलेशन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि कर्व ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। जो मेरे डिमांड कर्व होते हैं, क्वांटिटी और प्राइस में रिलेशन कैसा होता है? इनडायरेक्ट। तो ये वाले कर्व्स बनते हैं। हमने जब भी डिमांड कर्व बनाया ऐसा बनाया, मतलब प्राइस में जो चेंज आया उतना ही चेंज क्वांटिटी में आया। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डिमांड कर्व कॉनकेव बने? हो सकता है कि प्राइस में थोड़ा चेंज कम आ रहा है लेकिन क्वांटिटी में चेंज बहुत ज़्यादा है। क्या कभी कॉन्वेक्स बन सकता है? बन सकता है, क्वांटिटी में चेंज कम, प्राइस में का चेंज बहुत ज़्यादा। आया बात समझ में? आगे बढ़ सकते हैं। ये कर्व वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा बात आती है टी यू एंड एम यू की, ठीक है। एक्स एक्सिस पे तो हम दिखाते हैं एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट और वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट, लेकिन जब स्लोप लिखते हैं तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर लिखते हैं और इंडिपेंडेंट नीचे लिखते हैं। आया? अब हम बात कर रहे हैं टी यू और एम यू की। टी यू और एम यू, टी यू इज टोटल यूटिलिटी। 1 यूनिट कंज्यूम किया, 2 यूनिट कंज्यूम किया, 3 यूनिट कंज्यूम किया, इतना इतना यूटिलिटी मिला, इन सबको ऐड कर दो, ये मेरी टी यू हो जाएगी। इन दोनों यूटिलिटी में कितना यूटिलिटी का डिफरेंस था? उस अभी तो नहीं है, मैंने अभी तो 0 है डिफरेंस, कुछ नहीं है। ठीक है,
अब इनमें जो भी डिफरेंस होगा वो क्या होती है, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी। अभी जब तुम टेबल से समझो, जब मेरा दिख रहा है क्या, विजिबल है, जब मैंने 0 यूनिट्स कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी 0, टोटल यूटिलिटी 0 है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी डैश में है, क्योंकि कि इसको 0 नहीं लिख सकते। 0 लिखने का मतलब है आपने कंजम्पशन तो किया है लेकिन उससे कुछ यूटिलिटी नहीं मिला, और डैश लिखने का मतलब यहाँ पे कंजम्पशन अभी है ही नहीं, डेटा ही नहीं है। जब तक एडिशनल कंजम्पशन नहीं होगा एमयू लिख पाएंगे क्या, नहीं। अब 1 यूनिट कंज्यूम किया, कितना मिला 10, 2 पे 18, 3 पे 23, 4 पे 25, 5 पे 25 एंड देन 5 पे 25, 6 पे 23। दो कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स का यूटिलिटी का डिफरेंस क्या कहलाता है, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान रखेंगे कंजम्पशन कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। तो ये मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकाला, 10 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 10, 10 के बाद 18, तो 18 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। फिर 23 माइनस 18 5, 25 माइनस 23 2, 25 माइनस 25 0, 23 माइनस 25 माइनस 2। जब आगे वाली जो यूनिट है कंज्यूम करते हैं तो उसको लिखते हैं टी एन, उससे पहले वाली जो यूनिट होती है उसको लिखते हैं टी एन माइनस 1। तो यहाँ क्या हो रहा है, टी एन माइनस 1 या टी एन माइनस 1 से क्या मिल गई, मार्जिनल यूटिलिटी। तो फॉर्मूला क्या हो गया मार्जिनल यूटिलिटी का, MUN इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। आया बात समझ में, आएंगे अभी उस पर, लॉ अभी नहीं बता रही, पहले कॉन्सेप्ट बता रही हूँ क्योंकि अभी आपने अजम्पशंस नहीं पढ़े हैं, ठीक है, ये क्लियर है। अब ये कहता है कि MU तुम ऐसे निकाल सकते हो, बट कई बार क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे लिखा है, मान लो कि T18th यूनिट का इतना है और T18th है 20 और T15 है तुम्हारा 16, ठीक है। या ऐसा करते हैं, TU18 तुम्हारा है 20 और TU16 तुम्हारा है 12, ठीक है। अब बोला है तुमसे तुम निकालो TU14, कितना डिफरेंस 8, कंजम्पशन कंटिन्यूस है क्या, नहीं है ना। तो हमने क्या किया, डिफरेंस क्या था 8, कितनी यूनिट्स कंज्यूम हो रही हैं बीच में 2, तो डिवाइड कर दिया 2 से। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट मान रहे हैं कि हम हर क्वांटिटी जो कंज्यूम कर रहे हैं ना उस पर मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी सेम मिल रही है। जब भी कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स नहीं गिवन होगी क्वेश्चन में तो क्या मान के चलोगे, लगातार कंजम्पशन नहीं गिवन है तो ये मान के चलोगे जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है उनके बीच में जितनी भी कंजम्पशन हुई है उससे मिलने वाली MU क्या है, सेम है। क्लैरिटी है, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को। अब देखो बेटा, जब मैंने TU और MU तुम्हें बताया तो MU इज नथिंग बट TU का एडिशन, सॉरी TU इज नथिंग बट MU का एडिशन। 10 प्लस 8 18, 10 प्लस कुछ नहीं था तो 10, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 2 25, 25 प्लस 0 25 अगेन, 25 माइनस 2 23। तो मैंने MU को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो TU का एक और फॉर्मूला क्या निकला, समेशन ऑफ MU। दोनों फॉर्मूलाज क्लियर है,
MU का फॉर्मूला क्लियर है और TU का क्लियर है, ध्यान रखना है। अब एक ये वाला जो 3 पॉइंट्स है अभी इसको मैंने नहीं समझा है, अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे आते हैं, पहले ये समझते हैं फिर समझ आएगा। लॉ ऑफ DMU जब हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि जब भी मेरे प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो कंजम्पशन डिमांड में कम हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे प्राइसेस से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, मेरी क्वांटिटी से। जैसे ही प्राइस का कॉन्सेप्ट आएगा वो अलग कॉन्सेप्ट है, अभी मेरे को सिर्फ मतलब है क्वांटिटी से। जब मैंने एक क्वांटिटी कंज्यूम करी तो मेरा वांट कुछ मिला, सेटिस्फाई हो गया, यूटिलिटी मिली, तो एक और एडिशनल बढ़ी तो यूटिलिटी मिला, एक और एडिशनल बढ़ा तो यूटिलिटी मिला। जब भी मैं कंजम्पशन लगातार कर रही हूँ, पानी की प्यास होगी, एक गिलास पियोगे तो प्यास बुझ गई है ना थोड़ी सी, फिर दूसरा गिलास पियोगे थोड़ा कम और प्यास बुझ गई है, फिर तीसरा, एक लिमिट तो ऐसी आएगी कि पानी पीना रुक जाएगा, राइट। तो उस टाइम मतलब तुम्हारी वांट पानी की खत्म हो चुकी है, उस टाइम तुम्हारी वांट पानी की खत्म हो चुकी है। तो इससे पता चलता है कि कंज्यूमर एक टाइम तक तो अपना कंजम्पशन बढ़ाता है तो उसको मिलने वाली यूटिलिटी भी बढ़ती है, लेकिन अगर इसके बाद कंज्यूमर ने कंजम्पशन को बढ़ाया तो मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। क्योंकि हम इस यूटिलिटी में बिहेवियर, आप एक बार कोई सामान खरीद के लाए, दूसरी बार वो सामान क्यों खरीदोगे, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि जो पहली बार यूटिलिटी मिली थी वो तुम्हें अच्छी थी, आगे भी तुम्हें वो यूटिलिटी चाहिए। तो तुम्हारी जो परचेजेस है वो किस पे डिपेंडेंट होगी, एडिशनल जो कंजम्पशन है किस पे डिपेंडेंट है, प्रीवियस परचेज पे। अब आगे और खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, एडिशनल कंजम्पशन करोगे या नहीं करोगे, ये तुम यूटिलिटी को पढ़ के देख रहे हो। तो मेरे को टोटल कंजम्पशन से भी मतलब, टोटल यूटिलिटी से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है। तो इसीलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को कहती हूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग वर्ड को छोड़ के ये समझ आ गया मार्जिनल यूटिलिटी क्यों पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ टोटल यूटिलिटी क्यों नहीं है, क्लैरिटी है। अब हुआ क्या कि आपने कंजम्पशन किया, एक टाइम तक मैंने आपको बोला थोड़ी प्यास बुझ गई, पहले 4 ग्लास पिए, फिर 3, फिर 2, फिर ऐसे कम कर दिया क्योंकि आपकी कुछ ना कुछ वांट सेटिस्फाई होती जा रही थी। जब ऐसा हो रहा है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो रही है, क्योंकि अब हर एडिशनल कंजम्पशन से मुझे उतनी यूटिलिटी नहीं मिल रही है। जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं लोग, वो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, वो एक्सेप्शंस में आ जाते हैं, वो आगे देखेंगे। अब यूटिलिटी का फॉल होना क्या कहता है कि एक टाइम तक कंजम्पशन बढ़ेगा तो मिलने वाली यूटिलिटी भी क्या होती है, ओवरऑल तो बढ़ती है, क्योंकि कंजम्पशन तो ओवरऑल चल रहा है, लेकिन एडिशनल यूटिलिटी फॉल होती है। उसके बाद अगर कंजम्पशन करते हो तो आपकी ओवरऑल यूटिलिटी तो बढ़ रही है क्योंकि कंजम्पशन तो अभी भी चल रहा है, लेकिन आपकी एडिशनल यूटिलिटी फॉल हो रही है। और फिर उसके बाद अगर और कंजम्पशन करते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि नेगेटिव में हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल फास्ट फूड खाना पसंद है, रोज़ खा रहे हैं, तो मिलने वाली यूटिलिटी बढ़ रही है एक टाइम तक, तो रोज़ अच्छा लग रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको घर के खाने की आदत आने लगेगी, तो उस टाइम आपको मिलने वाली यूटिलिटी ख़त्म हो गई है, ज़ीरो हो गई है। फिर भी कंजम्पशन करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। शादियों में फ्री का खाना है, तब तक खाते हैं जब तक मतलब मन नहीं भर जाए, अब तो अंदर से आवाज़ नहीं आने लग जाए कि बस कर यार अब तो हो गया, ठीक है। नहीं, पेट तो भर जाता है, मन नहीं भरता अंदर से। अब तो आवाज़ आ जाती है कि इतने का तो लिफाफा भी नहीं दिया जितने का खाना खा लिया है, ठीक है। तो मतलब आप तब तक कंजम्पशन कर रहे हो जब तक आपको प्राइस पे नहीं करना है। उस टाइम आप यूटिलिटी भी, भले नेक्स्ट डे बीमार पड़ जाओ ओवर ईटिंग से, पर फिर भी हम कंजम्पशन कर रहे थे। लेकिन द मोमेंट हम प्राइस की बात करने लगते हैं तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इसीलिए जब लॉ ऑफ DMU बनाया गया, यूटिलिटी का कंसेप्शन देखा गया कि आप तब तक कंजम्पशन करोगे जब तक आपको अच्छी खासी यूटिलिटी मिल रही है, पर एक पॉइंट पे वो यूटिलिटी जाके ज़ीरो होती है और फिर वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो जब कंज्यूमर का बिहेवियर को इस यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट से कर्व पे मार्क किया गया,
इसमें TUMU का कर्व नहीं है, वह मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, फिर हम कंज्यूमर सरप्लस पे आते हैं कि आपकी यूटिलिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली फॉल हो रही है, फॉल होते होते जीरो हो जाएगी और इवेंचुअली क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बट आपकी जो टोटल यूटिलिटी थी वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, बट उसके बढ़ने का भी एक पेस था, वो मैक्सिमम हुई फिर वो फॉल हो गई। अब ये जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आएगा, बट अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम लॉ ऑफ DMU पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ DMU कह रहा है कि मार्शल ने कहा कि आप जब जब कंजम्पशन बढ़ाओगे ना, तब तक आपको मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी, टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, लेकिन आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन फॉलिंग, डिक्लाइनिंग। लेकिन मार्शल ने कहा कि ये वाले जो कॉन्सेप्ट है, ये जो लॉ है, ये एक अजम्पशन पे बेस्ड है, अगर इन अजम्पशंस को फॉलो नहीं करोगे तो ये लॉ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। कहने का मतलब है, इन्होंने बोला कि अगर एक आप अलग अलग यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, आप जब कंजम्पशन कर रहे हो यूनिट्स आपस में आइडेंटिकल नहीं है, जैसे हैबिट, टेस्ट, इनकम, कंज्यूमर, ये अनचेंज रहनी चाहिए, आपकी इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए, आपकी हैबिट्स चेंज नहीं होनी चाहिए, आपका कंजम्पशन स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए। अगर आपको प्यास लग रही है, चम्मच से पानी पीते हैं ग्लास से, चम्मच से नहीं पीते ना, वरना तुम पूरे दिन पानी ही पीते रहोगे। तो मतलब स्टैंडर्ड यूनिट क्या होनी चाहिए, कंजम्पशन की सेम होनी चाहिए, ग्लास नहीं होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा, आपकी कंजम्पशन की सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बीच में पानी पी लिया फिर जूस पी लिया फिर पानी पी लिया फिर जूस पी लिया, थर्स्ट सेटिस्फाई होगी, बट वो आप ना तो पानी की यूटिलिटी और जूस की यूटिलिटी को मैचअप नहीं कर पाओगे और आप लॉ ऑफ DMU फेल कर जाओगे। नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड यूनिट के अलावा टाइम गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा होता है कि सुबह पानी पी लिया तो शाम में नहीं पीते, नहीं होता ना ऐसा, तो मतलब कंजम्पशन में टाइम गैप नहीं होना चाहिए, तब तो लॉ ऑफ DMU लगेगा। अगर टाइम गैप है तो लॉ ऑफ DMU, आज बाहर खाना खाया, नेक्स्ट वीक बाहर खाना खाया, गैप आ गया तो मिलने वाली यूटिलिटी सेम रही, हो सकता है ज़्यादा यूटिलिटी मिली हो, तो लॉ ऑफ DMU फेल हो जाता है। ये गोल्ड कैश वाली क्वांटिटीज पे नहीं लगता, जितना सोना ज़्यादा होगा उतना यूटिलिटी ज़्यादा, जितना कैश ज़्यादा उतना यूटिलिटी ज़्यादा। किसी को बोला है कि नहीं नहीं मेरे को कैश नहीं चाहिए, मेरी यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई, नहीं ना, ठीक है। शेप ऑफ यूटिलिटी कर्व डिपेंड करता है आर्टिकल्स में सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑप्शंस में सब्स्टिट्यूट्स ज़्यादा हैं, जैसे पेंसिल्स में सब्स्टिट्यूट्स ज़्यादा हैं, राइट, तो वहाँ पे कंजम्पशन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एक आर्टिकल से यूटिलिटी हो सकता है ज़्यादा मिले, एक से कम मिले। लेकिन नूडल्स में ऑप्शंस, मैगी से जो यूटिलिटी मिल रही है लोगों की, बाकी मैगी आई थिंक यिप्पी आता था और भी नूडल्स आते थे, उनसे इतना यूटिलिटी नहीं मिल रहा है लोगों को, तो मतलब तब आपका लॉ ऑफ DMU फेल हो जाता है। अगर लेफ्ट शू है राइट शू नहीं है तो पहन सकते हो, नहीं तो यूटिलिटी नहीं मिलेगा, तो फॉल होना तो दूर की बात है। तो ये लॉ फेल हो जाता है अगर आपके सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स अवेलेबल है या नहीं है उस पे बेस। पूछो, काम करता है तो नहीं करता। प्यास सुबह लग रही थी, पानी पी लिया, कंटिन्यू पानी पियोगे, एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब बस करोगे, लेकिन सुबह और शाम में गैप आ गया, तो अब सुबह भी आपकी सेटिस्फैक्शन हो रही थी और यहाँ भी शाम में भी सेटिस्फैक्शन है, तो ओवरऑल टाइम गैप नहीं होना चाहिए। ये हॉबीज़ पे नहीं अप्लाई होता। हॉबीज़, जो लोगों को काम करना पसंद है, किसी को गाने सुनना पसंद है, पूरे पूरे दिन गाने सुनते हैं, तो नहीं उनका यूटिलिटी कम हो रहा है। किसी को पेंटिंग करना पसंद है, वो पूरे पूरे दिन पेंटिंग्स कर रहे हैं, कलेक्शंस करते हैं लोग, किसी को एडवेंचर स्पोर्ट्स करना पसंद है तो वो बहुत बार करते हैं, उनको यूटिलिटी कम नहीं हो रहा है। तो ये कुछ अल्कोहलिक्स पे देख लो, अल्कोहलिक्स में कंजम्पशन जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा यूटिलिटी, तो एक्सट्रीम केसेस में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। जो लालची इंसान होते हैं, जिसको पैसा खर्च करना पसंद नहीं है, वो पैसा जितना इकट्ठा कर ले उनके लिए उतना कम है, तो ये लॉ ऑफ DMU वहाँ भी नहीं लगेगा। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या कहता है
कि लॉ ऑफ डीएमयू मार्शल ने दिया कि आपकी विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन देयर इज अ फॉल इन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड इट कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। बट ये कॉन्सेप्ट सिर्फ तभी एप्लीकेबल था जब आपके अजम्पशंस होंगे। सेम चीज 12th में भी थी, ठीक है। तो इधर क्या अलग है? इधर अलग ये है कि अब हम इन अजम्पशंस को चेंज कर देंगे और फिर देखेंगे कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कि आखिरकार इन अजम्पशंस के चेंज होने पर कंज्यूमर का बिहेवियर क्या रहता है। अगर हम कंज्यूमर की इनकम चेंज कर देते हैं, प्राइस लेवल्स चेंज हो जाते हैं गुड्स के, या मार्केट में सब्सटीट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या रहता है, तब वो अपने परचेजिंग डिसीजन कैसे लेता है। जब मैं बात कर रही थी मार्शल की, तो उन्होंने यूटिल्स में नापा था। जब हमने इधर मेजरमेंट किया, मार्शल का कॉन्सेप्ट कार्डिनल का था, राइट। इधर हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच होती है, तो यहाँ पे आप टीयू और एमयू का पढ़ते हो। लेकिन जब आप हिक्स और एलन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तब आप ऑर्डिनल की बात कर रहे हो, लेकिन तब आप इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो बेटा? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में आप रैंकिंग करते हो कि कौन सा प्रोडक्ट किससे बेटर है। मैं ये नहीं बता सकती मुझे क्या किससे कितना यूटिलिटी मिल रहा है, पर मैं ये बता सकती हूँ कौन सा प्रोडक्ट को मैं प्रेफर करूँगी। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस डिसाइड होती है, तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रेफरेंस वाला लॉ भी काम में आता है, ठीक है। जब हम ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ही हम डिमांड एनालिसिस कर पाते हैं। एज अ कंज्यूमर आप यूटिलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, लेकिन जब प्रोडक्शन और कॉस्ट वाली बात आएगी, तब आप क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाले कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आज वाला इतना ही टॉपिक है। एक बार मैं रैप अप करवा रही हूँ। आपके मॉड्यूल का कितना कंटेंट हो चुका है? कंज्यूमर सरप्लस वाला पार्ट हमने अभी नहीं किया है। मैंने आपको कन्वेंशनल नेसेसरीज वगैरह बता दिया था क्या? कन्वेंशनल नेसेसरीज पढ़ा था, नेसेसरीज फॉर लाइफ पढ़ा था। नेसेसरीज फॉर लाइफ इज ऐसी ज़रूरतें जो जीने के लिए ज़रूरी है, और नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी एंड कन्वेंशनल नेसेसरीज। कन्वेंशनल नेसेसरीज क्यों आई थी? बिकॉज ऑफ हैबिट्स। आपको सामान यूज़ करने की आदत हो चुकी है, इसीलिए आप बस कंजम्पशन कर रहे हो।